कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी से बात करना जरूरी है, लेकिन आपको डर है कि कहीं वो बात बिगड़ ना जाए? क्या आपने कभी किसी को कुछ कहना चाहा, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहे क्योंकि सामने वाले की प्रतिक्रिया का डर था? हम सभी इस स्थिति से गुजरते हैं। यही वह पल होते हैं जिन्हें हम डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस कहते हैं, और यही इस किताब की आत्मा है। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस केवल एक किताब नहीं है, बल्कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस टूलकिट है जो हमें सिखाती है कि हम असहज और जटिल संवादों को कैसे नेविगेट करें। वो बातचीतें जो रिश्तों को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी। यह किताब हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट के अनुभवी शिक्षकों डगलस स्टोन, ब्रूस पैटन और शीला हीन द्वारा लिखी गई है। ये लेखक न केवल दुनिया के सबसे बेहतरीन नेगोशिएशन एक्सपर्ट्स में से हैं, बल्कि इन्होंने दशकों तक इंसानों के बीच संवाद को समझा है, उन्हें सिखाया है और कठिन परिस्थितियों में समाधान ढूंढने में उनकी मदद की है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे कॉन्वर्सेशन आते हैं, जब बॉस से सैलरी बढ़वाने की बात करनी हो, जब किसी दोस्त से पुरानी नाराजगी पर बात करनी हो, जब शादीशुदा रिश्ते में कोई ऐसी बात उठानी हो जो असहज हो, या फिर जब परिवार में किसी फैसले पर असहमति हो। हम इनसे बचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये बातचीत असफल रहेंगी, रिश्ते खराब कर देंगी या फिर सामने वाला हमें गलत समझेगा। लेकिन इस किताब की खूबसूरती यही है, ये हमें यह नहीं कहती कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस आसान हैं, बल्कि यह सिखाती है कि वे कैसे की जाएं। किताब का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। इसमें ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन टेक्निक्स नहीं सिखाई जाती, बल्कि यह हमारी सोचने की प्रक्रिया, हमारे भावनात्मक रिस्पॉन्सेस और हमारे पर्सपेक्टिव्स को एड्रेस करती है। यह किताब मानती है कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस के पीछे अक्सर 3 लेयर्स होती हैं: What happened conversation, feelings conversation और identity conversation, feelings conversation। और जब तक हम इन तीनों को समझकर बातचीत नहीं करते, तब तक हम सच्चे और प्रभावी संवाद नहीं कर सकते। डगलस स्टोन और उनकी टीम हमें यह सिखाती है कि हर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में सिर्फ फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, उसमें हमारी आइडेंटिटी, हमारी भावनाएं और हमारा आत्मसम्मान भी जुड़ा होता है। इसीलिए जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है, तो हमें सिर्फ उसकी बात बुरी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे उसने हमारी पूरी शख्सियत को ठुकरा दिया हो। और यही समझना इस किताब का पहला बड़ा कदम है। इस किताब में हर चैप्टर एक नए लेयर को खोलता है। यह समझने में मदद करता है कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में सामने वाला क्या सोच रहा होता है, हमें क्या लगता है, और हम कैसे ऐसी बातचीत कर सकते हैं जिसमें सच भी कहा जाए, सम्मान भी बना रहे और समाधान भी निकले। 10 डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस खासकर आज की दुनिया में बेहद प्रासंगिक है। आज के दौर में जब लोगों के पास बातचीत का जरिया तो बहुत है, फोन, चैट, वीडियो कॉल्स, लेकिन सच्ची, गहरी और ईमानदार बातचीत करने की क्षमता कम होती जा रही है। इस किताब की रेलेवेंस हर उस इंसान के लिए है जो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है। तो चलिए अब इस किताब की गहराई में उतरते हैं और हर अध्याय के साथ सीखते हैं कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से डरने की जगह उन्हें समझकर और संवेदनशीलता के साथ कैसे। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर मिस्टर बीस्ट जैसा क्रिएटर और चैनल इंडिया में होता तो क्या होता? सोचिए, वो बड़े बड़े चैलेंजेस, लाखों का गिव अवे और ऐसी क्रेजी वीडियोस अगर इंडिया में बने तो कैसा लगेगा? चैप्टर 1, सॉर्ट आउट द 3 कॉन्वर्सेशंस। तुम्हें लगता है कि तुम बस एक साधारण बातचीत करने जा रहे हो। शायद किसी से अपने मन की बात कहनी है, कोई शिकायत करनी है, कोई बदलाव बताना है, या फिर कोई टकराव सुलझाना है। लेकिन जैसे ही तुम बातचीत शुरू करते हो, बात बिगड़ जाती है, सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है, तुम खुद नाराज हो जाते हो, और अचानक से वो बातचीत जो शायद किसी हल की ओर ले जा सकती थी, अब और ज्यादा उलझन पैदा करने लगती है। यही वह क्षण है जहां यह अध्याय हमें ठहर कर सोचने को कहता है, क्या हम सच में उसी बात पर बात कर रहे हैं जो हमें लगता है? क्या हम समझ भी रहे हैं कि असली मुद्दा क्या है? और क्या हम वाकई उस बातचीत को वैसे ही देख रहे हैं जैसे सामने वाला देख रहा है? इस अध्याय में लेखक हमें एक क्रांतिकारी सोच देते हैं। हर कठिन बातचीत दरअसल एक नहीं, बल्कि 3 बातचीतों का मेल होती है, और जब तक हम इन तीनों को अलग अलग पहचान नहीं पाते, तब तक हम कभी सही तरीके से संवाद नहीं कर पाते। ये 3 बातचीतें हैं: व्हाट हैपेंड कॉन्वर्सेशन, फीलिंग्स कॉन्वर्सेशन और आइडेंटिटी कॉन्वर्सेशन। पहली बार में ये थोड़े तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उदाहरणों के जरिए इनसे गुजरते हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव लगने लगते हैं। शुरुआत करते हैं पहली बातचीत से। व्हाट हैपेंड कॉन्वर्सेशन, ये वो हिस्सा है जहां हम समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ, किसकी गलती थी,
किसने क्या किया और कौन सही है। अधिकतर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस यहीं से शुरू होती हैं और यहीं अटक जाती हैं। हम अक्सर इस बातचीत को मैं ठीक हूं, तू गलत है के नजरिए से देखते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि यहाँ बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि अक्सर दोनों पक्षों के पास अपनी अपनी कहानियां होती हैं, अपने अपने फैक्ट्स और अपने अपने पर्सपेक्टिव्स। कोई भी अपनी बात को झूठ नहीं समझता, वो अपनी सच्चाई कह रहा होता है। लेकिन जब दो सच्चाइयां टकराती हैं तब होता है विवाद। इसलिए लेखक हमें यह समझाते हैं कि सही तरीका यह नहीं है कि तुम यह साबित करो कि तुम सही हो और दूसरा गलत, बल्कि यह कि तुम समझो कि सामने वाले की कहानी क्या है और अपनी कहानी उसके साथ कैसे बांटी जाए कि वो उसे सुने, ना कि उस पर हमला समझे। इस कॉन्वर्सेशन को गहराई से समझाने के लिए लेखक एक उदाहरण देते हैं। दो सहकर्मी जो किसी प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे हैं। एक का कहना है कि दूसरे ने डेडलाइन मिस की और काम बिगाड़ दिया, जबकि दूसरा कहता है कि उसे सही समय पर जरूरी जानकारी ही नहीं दी गई। अब अगर दोनों ही यह साबित करने लगें कि सिर्फ वही सही है, तो यह बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर दोनों यह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या सोच रहा था, उसे क्या जानकारी थी और वो किस स्थिति में था, तो बात खुल सकती है। यानी बात यह नहीं कि क्या हुआ, बल्कि तुम्हें क्या लगा कि हुआ। दूसरी बातचीत है फीलिंग्स कॉन्वर्सेशन। ये सबसे अधिक अनदेखी की जाने वाली बातचीत है और अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान भी यही होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि भावनाओं को बातचीत में शामिल करना कमजोरी है या फिर इससे बात और बिगड़ सकती है, लेकिन लेखक बताते हैं कि अगर हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे भीतर ही भीतर बढ़ती जाती हैं और किसी न किसी रूप में बाहर फूटती हैं। कभी नाराजगी में, कभी चुप्पी में, कभी सार्काज्म में। हर मुश्किल बातचीत के पीछे कोई ना कोई भावना होती है। गुस्सा, चोट, असुरक्षा, डर, अपमान, प्यार, चिंता। अगर हम इन भावनाओं को पहचाने नहीं तो हम उन्हें संभाल नहीं सकते, और अगर हम उन्हें जिम्मेदारी से साझा नहीं करते तो वे बातचीत को तोड़ देती है। एक उदाहरण में एक महिला अपनी माँ से बात करना चाहती है, जो बार बार उसके पेरेंटिंग स्टाइल पर टोकती है। बाहर से तो ये बातचीत किसी एक इवेंट पर है, शायद माँ ने बच्चे को चॉकलेट दे दी जब मना किया गया था, लेकिन असल में बेटी के अंदर यह भावना है कि उसकी माँ उसे एक अच्छी माँ नहीं समझती, उसकी इज्जत नहीं करती, और यह बार बार की आलोचना उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है। अगर वो सिर्फ इस बात पर अटक जाए कि तुमने बच्चे को चॉकलेट क्यों दी, तो बात उस गहराई तक पहुंचेगी ही नहीं जहां असली दर्द है। लेखक यही कहते हैं, जब तक हम अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें संयमित तरीके से सामने नहीं रखते, तब तक हम अपनी बात की असल गहराई सामने वाले को नहीं दिखा पाते। तीसरी और सबसे गहरी बातचीत होती है आइडेंटिटी कॉन्वर्सेशन। यह वो चुपचाप चलती आवाज है जो हर कठिन बातचीत के दौरान हमारे मन के अंदर बोल रही होती है। अगर मैं ये बात कहता हूं तो क्या मैं एक अच्छा इंसान रह जाऊंगा? अगर मैं मान लूं कि मैंने गलती की तो क्या इसका मतलब है कि मैं नाकाम हूं? अगर मैं चुप रहूं तो क्या मैं कमजोर कहलाऊंगा? हर कठिन बातचीत के पीछे हमारी सेल्फ इमेज, हमारी आत्मछवि होती है। यही वजह है कि कई बार बात इतनी छोटी सी होती है कि सुनने वाला सोचता है, इतनी सी बात पर इतना बड़ा रिएक्शन, लेकिन असल में उस छोटी सी बात ने हमारी आइडेंटिटी को टच कर दिया होता है। अगर हमें लगता है कि हमें आलसी कहा जा रहा है, या बेकार पिता, या बदतमीज सहकर्मी, तो हम एकदम रक्षात्मक हो जाते हैं। इस आइडेंटिटी कॉन्वर्सेशन को समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही बातचीत का असली स्ट्रेस पैदा करती है। लेखक यहाँ एक बहुत अहम बात बताते हैं। कई बार डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस इसलिए मुश्किल लगती हैं क्योंकि हम खुद को एक ऑल और नथिंग आइडेंटिटी में बांध लेते हैं। यानी अगर मैं गलत हूं तो मैं पूरा का पूरा बेकार इंसान हूं। अगर मैंने गलती मानी तो मेरी सारी अच्छाई पर सवाल उठ जाएगा। लेकिन अगर हम ये सीख लें कि इंसान होना ही इम्परफेक्ट होना है और गलती करना या असहमत होना हमारी इंसानियत का हिस्सा है, तब हम खुद को इतनी सख्ती से जज करना छोड़ सकते हैं। और जब हम अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना लेते हैं, तब हम कठिन बातचीतों को भी ज्यादा खुले दिल से कर पाते हैं। यह अध्याय बहुत सूक्ष्म लेकिन बेहद शक्तिशाली अंतर्दृष्टि देता है कि हम कठिन बातचीत में सिर्फ शब्दों की नहीं, सोच की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और जब तक हम यह नहीं समझते कि सामने वाले की स्टोरी, उसकी फीलिंग्स और उसकी आइडेंटिटी क्या है और हमारी अपनी क्या है, तब तक हम उस बातचीत को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि इन तीनों कॉन्वर्सेशंस को अलग करके देखना ही समाधान की शुरुआत है। जैसे ही हम इनको अलग अलग समझने लगते हैं, हम किसी भी कॉन्वर्सेशन को सरफेस से गहराई तक देख सकते हैं। अंततः लेखक हमें एक दृष्टिकोण की ओर ले जाते हैं
कि हर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को हमें सीखने का अवसर मानना चाहिए, ना कि जीतने का। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें साबित करना है कि हम सही हैं और दूसरा गलत, बल्कि यह कि हमें यह समझना है कि दोनों पक्ष क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और उनकी आइडेंटिटी को क्या खतरा लग रहा है। जब हम इन तीनों लेयर्स को एक साथ देखने लगते हैं, व्हाट हैपेंड, फीलिंग्स और आइडेंटिटी, तब हम किसी भी कठिन बातचीत को सिर्फ तनाव से नहीं, समझदारी से देख पाते हैं। और शायद यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है कि बातचीत कभी भी सिर्फ शब्दों की अदला बदली नहीं होती। वो हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी पहचान की एक गहरी झलक होती है। और अगर हम इस झलक को समझ सकें तो हम किसी भी कठिन बातचीत को एक बदलाव और समझ का दरवाजा बना सकते हैं। चैप्टर 2, स्टॉप आर्ग्यूइंग अबाउट हु इज राइट, एक्सप्लोर ईच अदर्स स्टोरीज। मानव स्वभाव का एक अनोखा पहलू है। हर कोई अपने नजरिए से दुनिया को देखता है और यह मानता है कि वही नजरिया सच्चाई है। जब हम किसी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में पड़ते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि हमारी परसेप्शन, हमारी थिंकिंग और हमारी फीलिंग्स वैलिड हैं। और चूंकि सामने वाले की बात हमारी सच्चाई से मेल नहीं खाती, हम उसे गलत समझते हैं। हम उसे समझने की कोशिश करने की बजाय बहस में उलझ जाते हैं कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। इस अध्याय में लेखक हमें एक बुनियादी लेकिन बेहद ताकतवर विचार देते हैं। मुश्किल बातचीतों में जीतने की कोशिश छोड़ दो और जानने की कोशिश करो कि दोनों की कहानियों के पीछे क्या है, यानी सही कौन है। पर बहस करने की जगह यह समझो कि सामने वाले की सोच कहां से आ रही है। लेखक कहते हैं कि तर्क जीतने की कोशिश संवाद को तोड़ देती है, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी की कोई जगह नहीं होती। जब हम किसी को समझने के बजाय हर बात का जवाब देने की सोच रखते हैं तो हम ना तो खुद सीखते हैं और ना ही सामने वाले को स्पेस देते हैं कि वह खुलकर अपनी बात कह सके। हमें यह लगता है कि सामने वाले की बात सुनना या उसकी भावना समझना हमारी बात को कमजोर कर देगा, लेकिन सच यह है कि समझने का मतलब सहमत होना नहीं होता। इस अध्याय में एक शानदार उदाहरण के जरिए यह समझाया गया है। दो दोस्त, जिनमें से एक ने दूसरे के बारे में किसी और से कुछ सुना और बिना पूछे दूरी बना ली। जब दूसरा दोस्त बात करता है तो पहला कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरे बारे में गलत बातें कही हैं। अब दूसरा कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और फिर बहस शुरू हो जाती है। कहा था, नहीं कहा था, तुम गलत समझे, मैंने ऐसा नहीं किया। और पूरी बातचीत एक निष्कर्षहीन लड़ाई बन जाती है। लेखक कहते हैं इस बहस का कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि दोनों अपने अपने नजरिए को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानकर चल रहे हैं। लेकिन अगर पहला दोस्त यह पूछे, तुम्हारी नजर में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा था, तो बातचीत का फ्लो बदल जाएगा। अब यह सिर्फ खुद को सही साबित करने की नहीं, सामने वाले की स्टोरी को एक्सप्लोर करने की कोशिश बन जाती है। लेखक इस पॉइंट पर एक और गहरी बात करते हैं। हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है और वह स्टोरी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स, वैल्यूज और करंट इमोशंस से मिलकर बनती है। जब हम कहते हैं तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया, तो हमारे दिमाग में कोई पुराना अनुभव, कोई विश्वास या कोई संवेदनशीलता सक्रिय हो जाती है जो हमें कहने पर मजबूर करती है कि ये जानबूझकर किया गया होगा। लेकिन शायद सामने वाले के लिए वो वैसी ही बात नहीं थी, उसकी कहानी कुछ और रही होगी। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि वह व्यस्त था, तनाव में था, या उसे पता ही ना हो कि उसके व्यवहार का हमारे ऊपर इतना असर पड़ा। इसलिए लेखक हमें एक नई सोच अपनाने को कहते हैं। मूव फ्रॉम सर्टेनिटी टू क्यूरियोसिटी, यानी जो हमें पक्का लगता है उसके प्रति थोड़ी विनम्रता लाओ। शायद जो हम देख रहे हैं वो पूरी तस्वीर नहीं है। हो सकता है सामने वाला कुछ और सोच रहा हो, उसकी कोई मजबूरी हो, या वो कोई और संदर्भ में बात कर रहा हो। जब हम सवाल पूछते हैं, जब हम जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं सामने वाले की कहानी जानने में, तब बातचीत का टोन ही बदल जाता है। वो लड़ाई नहीं रह जाती, वो एक खोज बन जाती है। और इस खोज में हम न केवल सामने वाले को समझते हैं बल्कि खुद को भी बेहतर समझ पाते हैं। इसी सोच को और गहराई देने के लिए लेखक बताते हैं कि हमें 3 खास स्किल्स की जरूरत होती है: लिसनिंग, इंक्वायरिंग और पैराफ्रेजिंग। लिसनिंग का मतलब यह नहीं कि हम चुपचाप सामने वाले की बात सहन कर रहे हैं, बल्कि यह कि हम वास्तव में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए क्या मायने रखता है। इंक्वायरी का मतलब यह है कि हम सवालों के जरिए उसकी कहानी को खोलते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि उस दिन तुम्हें क्या महसूस हुआ जब मैंने वो कहा था? तुमने उसे कैसे लिया? पैराफ्रेजिंग का मतलब यह नहीं कि हम उसकी बात दोहराएं, बल्कि यह कि हम यह वैलिडेट करें कि हमने उसे सही सुना है। तुम्हारा मतलब यह है कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा था।
जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला समझता है कि उसकी बात सुनी जा रही है और वो खुद भी ज्यादा खुलकर बात करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम दूसरों की स्टोरी सुनते हैं तब हमें यह डर लग सकता है कि कहीं हमारी स्टोरी इनवैलिडेट न हो जाए, लेकिन वो कहते हैं कि सामने वाले की स्टोरी को समझना हमारी स्टोरी को खत्म नहीं करता, बल्कि दोनों को एक शेयर्ड स्पेस में लाता है जहां दो लोगों की अलग अलग सच्चाइयां को एग्जिस्ट कर सकती है। यही वह स्पेस है जहां डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस ट्रांसफॉर्म होती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक इस अध्याय में समझाते हैं वो यह है कि हम अक्सर अपनी स्टोरी में दोष किसी और पर डालते हैं और अपने व्यवहार को परिस्थिति पर टालते हैं। जैसे अगर हमने किसी पर गुस्सा किया तो हम कहते हैं कि मैं तो ठीक था लेकिन उसने उकसाया, लेकिन जब सामने वाला गुस्सा करता है तो हम कहते हैं वो हमेशा ऐसा करता है, वही गड़बड़ है। इस बायस को फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहा जाता है, जहां हम दूसरों के बिहेवियर को उनकी पर्सनैलिटी से जोड़ते हैं लेकिन अपने बिहेवियर को परिस्थितियों से। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि ये इंसानी मन की आम प्रवृत्ति है और इससे बचने का रास्ता सिर्फ यह है कि हम अपनी और दूसरों की स्टोरीज को खुले दिल से एक्सप्लोर करें। अध्याय के अंतिम हिस्से में लेखक एक बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण देते हैं। टेल योर स्टोरी, डोंट प्रिटेंड इट्स द ट्रूथ, यानी जब आप अपनी बात रखें तो इस तरह नहीं कि यही सच है, बल्कि इस तरह कि मेरे अनुभव से मुझे ऐसा लगा। यह सटल बदलाव सामने वाले को यह स्पेस देता है कि वह अपनी बात कह सके बिना डिफेंसिव हुए। जब आप कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि तुमने जानबूझकर मेरी बात काटी, तो यह सामने वाले के लिए एक खुले डायलॉग की शुरुआत है। लेकिन जब आप कहते हैं तुम हमेशा मेरी बात काटते हो, तो वो खुद को बचाने के लिए डिफेंसिव हो जाता है। तो इस पूरे अध्याय की आत्मा एक लाइन में यही है, सुनो, समझो और सवाल पूछो। अपनी सच्चाई को एब्सोल्यूट मत मानो। सामने वाले की स्टोरी को जानने की ईमानदार कोशिश करो और बातचीत को सही गलत के खेल से बाहर निकालकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के सफर पर ले जाओ, क्योंकि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन या लॉजिक की लड़ाई नहीं होती। वो दो इंसानों के नजरिए, अनुभवों और भावनाओं की कहानियां होती हैं, जिन्हें सुनना और समझना ही असली रेजोल्यूशन है। हम सभी ने यह अनुभव किया है, किसी ने कुछ कहा या किया और हमें गहरा चोट पहुंचा। वो शब्द या हरकतें हमारे दिल में उतर गईं और तुरंत हमारे दिमाग ने एक निष्कर्ष निकाल लिया, इसने जानबूझकर ऐसा किया होगा, शायद इसे मेरी परवाह नहीं। लेकिन सच्चाई क्या वाकई यही थी? क्या उस इंसान की मंशा वाकई वैसी ही थी जैसी हमें महसूस हुई? या हो सकता है कि हमें जो लगा वो सिर्फ एक इम्पैक्ट था और मंशा यानी इंटेंट उससे बिल्कुल अलग थी। यही वह गूढ़ लेकिन जरूरी फर्क है जिसे यह अध्याय विस्तार से समझाता है कि अक्सर हम दूसरों की बातों और बर्ताव से जो महसूस करते हैं वह जरूरी नहीं कि उनकी मंशा का सही प्रतिबिंब हो। डगलस स्टोन और उनकी टीम इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सामान्य उदाहरण से करते हैं। एक कर्मचारी की रिपोर्ट को उसके बॉस ने ऑफिस मीटिंग में सबके सामने काफी कमजोर कह दिया। उस कर्मचारी को लगा कि बॉस ने जानबूझकर उसे अपमानित किया, शायद उसे नीचा दिखाना था। लेकिन जब बाद में बॉस से पूछा गया तो उसने कहा कि उसका मकसद केवल हॉनेस्ट फीडबैक देना था ताकि टीम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब एम्प्लॉय को जो चोट पहुंची वह झूठी नहीं थी, उसका असर बिल्कुल वास्तविक था, लेकिन उस असर के पीछे की मंशा एम्प्लॉय ने अपने अंदाज से भरी थी। यहीं से कॉन्वर्सेशन बिगड़ जाती है। लेखक बताते हैं कि अक्सर हमारे अनुभव में जो इम्पैक्ट होता है हम उसे सामने वाले की इंटेंट से जोड़ लेते हैं। जैसे कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, इसका मतलब था कि मुझे तंग करना, वो हमेशा मेरे खिलाफ रहता है। पर हकीकत यह है कि ज्यादातर समय लोग अनजाने में दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं। शायद उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि उनका लहजा, उनका शब्द चयन या टाइमिंग कितनी चोट पहुंचा सकता है। और अगर हम हर बार उनके इम्पैक्ट को उनकी मंशा मान लें तो हम हर बातचीत को लड़ाई बना देंगे। लेखक यहाँ पर हमें कुछ व्यवहारिक संकेत देते हैं जो हम अनजाने में यूज करते हैं, जैसे उसने मेरी बात काटी, मतलब वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था, या उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, मतलब वो मुझे नापसंद करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शायद सामने वाला सचमुच व्यस्त था, शायद उसे एहसास नहीं था कि वो इंटरप्ट कर रहा है, या हो सकता है वो किसी अन्य चिंता में डूबा हुआ था। यानी हम जिन तथ्यों को जानबूझकर किया गया काम मानते हैं वे अक्सर सिर्फ परिस्थितियों का हिस्सा होते हैं, न कि दुश्मनी का इशारा। यहाँ लेखक एक और बहुत जरूरी इंसाइट देते हैं। हम अक्सर अपनी मंशा को सकारात्मक मानते हैं लेकिन दूसरों की मंशा को नकारात्मक। जैसे अगर हम किसी को भूल से इग्नोर कर दें तो हम सोचते हैं मैं तो बस थका हुआ था, लेकिन अगर कोई हमें इग्नोर कर दे
तो हम सोचते हैं ये जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहा है। इस डबल स्टैंडर्ड से संवाद और रिश्ते दोनों में जहर घुल सकता है। लेखक इसे द इंटेंट इम्पैक्ट गैप कहते हैं, एक ऐसा भ्रम जिसमें हम दूसरों के व्यवहार की व्याख्या अपनी भावनाओं से करते हैं, न कि उनके सच से। इस समस्या को सुलझाने के लिए लेखक एक बेहतर रास्ता सुझाते हैं। इंटेंट को मत गैस करो, उसे डिस्कवर करो, यानी अनुमान लगाने की जगह खुलकर और सम्मानपूर्वक पूछो। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, जब आपने मीटिंग में मेरी रिपोर्ट की आलोचना की, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं पब्लिकली ह्यूमिलिएट हुआ हूँ। क्या आप ऐसा ही महसूस कर रहे थे या आपकी मंशा कुछ और थी? ये सवाल केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका नहीं देता, बल्कि सामने वाले को भी अपनी बात स्पष्ट करने का अवसर देता है। अब दोनों के बीच स्पष्टता की जगह बनती है। इस चैप्टर में एक और शक्तिशाली टूल जो हमें दिया जाता है वो है अपनी भावना और दूसरे की मंशा के बीच एक स्पष्ट सीमा बनाओ। लेखक कहते हैं कि मुझे बुरा लगा एक वैध बात है, लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर बुरा महसूस कराया एक आरोप है। जब हम अपनी चोट को सामने रखकर सामने वाले की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं तो बातचीत डिफेंसिव हो जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी भावनाओं को जाहिर करें और ओपन एंडेड वे में सामने वाले की सोच को पूछें तो बातचीत रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ सकती है। लेखक एक बार फिर रिमाइंड करते हैं कि कॉन्वर्सेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं है, बल्कि परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन का खेल है। और चूंकि हर इंसान की सोच, अपब्रिंगिंग, अनुभव और संवेदनशीलता अलग होती है, इसलिए उसकी मंशा को सीधे शब्दों या बर्ताव से समझना अक्सर अधूरी तस्वीर देखना होता है। अगर हमें अपनी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को सच में हल करना है तो हमें यह मानकर चलना होगा कि हमारी इंटरप्रिटेशन जरूरी नहीं कि अल्टीमेट ट्रूथ हो। इस अध्याय की एक भावनात्मक गहराई तब सामने आती है जब लेखक बताते हैं कि कई बार हमारी खुद की असुरक्षाएं, इनसिक्योरिटीज हमें दूसरों की मंशा को नकारात्मक समझने पर मजबूर करती हैं। जैसे अगर हमें अंदर ही अंदर लगता है कि हम अच्छे लीडर नहीं हैं, तो जब भी कोई हमारी लीडरशिप पर इनडायरेक्ट टिप्पणी करे हमें लगेगा कि वो हमारी कमजोरी को अटैक कर रहा है। लेकिन हो सकता है सामने वाले ने कोई और भावना या संदर्भ से बात कही हो। अगर हम अपनी असुरक्षा को पकड़े बिना दूसरे के इंटेंट को जज करेंगे तो हम हर बार रक्षात्मक बनेंगे और बातचीत बिगड़ जाएगी। इसलिए लेखक हमें याद दिलाते हैं, अपनी इंटरनल ट्रिगर्स को पहचानो और दूसरों की मंशा पर सीधा हमला मत करो। बातचीत को एक्सप्लोर करो, न कि कंट्रोल। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो न सिर्फ खुद की चोट को समझता है, बल्कि दूसरों के बर्ताव को खुली निगाहों से देखता है। और अंत में सबसे सुंदर बात जो यह अध्याय हमें देता है वो है सहानुभूति और जिज्ञासा का मेल। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारे महसूस करने का कारण जरूरी नहीं कि सामने वाले की मंशा हो, तब हम अपनी भावनाओं को जिम्मेदारी से संभाल सकते हैं। और जब हम सामने वाले की मंशा को सुनने के लिए जिज्ञासु होते हैं तो हम उस बातचीत को हीलिंग का माध्यम बना सकते हैं। दुनिया में हर रिश्ते, हर टीम, हर परिवार, हर दोस्ती में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई बात हमारे दिल को चीर जाती है और अक्सर हम मान लेते हैं कि जिसने हमें चोट दी उसने ऐसा जानबूझकर किया होगा। लेकिन अगर हम इस अध्याय की सीख को दिल से अपनाएं, इंटेंट और इम्पैक्ट को अलग अलग देखें, तो शायद हम दूसरों को बेहतर समझ सकें, अपनी संवेदनशीलता को संभाल सकें और उन बातचीतों को जो टूटने की कगार पर थीं, एक नया जीवन दे सकें। चैप्टर 3, अबैंडन ब्लेम, मैप द कंट्रीब्यूशन सिस्टम। हम सभी जीवन में कभी न कभी ऐसे विवादों में उलझते हैं जहां हमें लगता है कि सारी गलती सामने वाले की है। हम ये मान लेते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो जिम्मेदार वो है, हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। पर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस की यह चौथी कड़ी इस भ्रम को तोड़ने के लिए आई है। लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी टकराव में केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं होती, बल्कि उसमें दोनों पक्षों का योगदान होता है, सीधा या अप्रत्यक्ष। इस चैप्टर में हमें दोषारोपण करने की आदत से बाहर निकलकर कंट्रीब्यूशन सिस्टम को समझने का सुझाव दिया जाता है, जहां सवाल यह नहीं होता कि किसकी गलती है, बल्कि यह होता है कि दोनों पक्षों ने कैसे उस स्थिति में योगदान दिया। यह विचार सरल है, लेकिन इसके प्रभाव गहरे हैं। जब हम ब्लेम कल्चर में रहते हैं तो हम एक रक्षात्मक मुद्रा अपना लेते हैं। हम सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और यह बातचीत को सुधारने के बजाय और बिगाड़ देता है। उदाहरण के लिए, अगर एक सहकर्मी ने प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस कर दी तो हम झट से कह देते हैं, ये तुम्हारी गलती है, तुमने समय पर काम नहीं किया। लेकिन अगर हम थोड़ा ठहरें और सोचें कि कहीं हमने भी अपने हिस्से का काम समय पर नहीं दिया हो या क्लैरिटी से कम्युनिकेट नहीं किया हो, तो शायद हमें यह महसूस हो कि यह गलती एक तरफा नहीं थी,
यह चैप्टर हमें कंट्रीब्यूशन मैप नाम की एक तकनीक से परिचित कराता है। इस तकनीक का मकसद यही है कि हम ब्लेम से हटकर अपने और सामने वाले दोनों के योगदान को निष्पक्ष तरीके से देखें। यह मैप हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने इस स्थिति में क्या किया या क्या नहीं किया जो इस समस्या का हिस्सा बन गया। यह सोचने का तरीका हमें गहराई से इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका देता है और साथ ही हमें यह समझने में मदद करता है कि सामने वाला भी किन परिस्थितियों और सीमाओं के साथ काम कर रहा था। लेखक बताते हैं कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है वास्तविक समझ और सहानुभूति। यदि हम कंट्रीब्यूशन मॉडल को अपनाते हैं तो हम किसी पर दोष डालने की बजाय यह समझते हैं कि समस्या की जड़ में कौन कौन से व्यवहार या फैसले शामिल थे। जैसे कि एक उदाहरण में दिखाया गया कि एक मैनेजर अपने जूनियर से नाराज था क्योंकि उसने मीटिंग में ठीक से प्रेजेंट नहीं किया, पर बाद में जब उन्होंने बात की तो पता चला कि उस जूनियर को पहले से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली थी और मैनेजर ने कभी फीडबैक देने का वक्त नहीं निकाला, यानी दोनों की ही भूमिका रही। जब हम ब्लेमिंग के बजाय मैपिंग पर ध्यान देते हैं तो हम बातचीत में ओपननेस लेकर आते हैं। हम एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ बात करते हैं, न कि एक्यूजेशन के साथ। यह संवाद को सुरक्षित बनाता है और जिससे दूसरा व्यक्ति भी खुलकर अपनी बात रखने लगता है। इससे हम एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं और ट्रस्ट बढ़ता है। इस चैप्टर में लेखक कुछ की क्वेश्चंस भी सुझाते हैं जो हमें अपने कंट्रीब्यूशन को समझने में मदद करते हैं। जैसे, क्या मैंने सामने वाले की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से बताया था? क्या मैं यह मानकर चल रहा था कि वो खुद समझ जाएगा? क्या मैंने किसी तरह से उसकी प्रतिक्रिया को प्रोवोक किया? क्या मैंने अपने असम्पशंस को साफ किया या उन पर आधारित फैसले ले लिए? ये सारे सवाल हमें यह देखने में मदद करते हैं कि कहाँ हमारा हिस्सा था और हम आगे से क्या सुधार सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि ब्लेम करने से व्यक्ति केवल रक्षात्मक होता है, जबकि कंट्रीब्यूशन की भाषा उसे संवाद के लिए तैयार करती है। यह एक तरह का साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट बनाता है, जहां लोग खुलकर स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ, मुझसे यह चूक हुई, लेकिन यह जानबूझकर नहीं थी। यह भी महत्वपूर्ण है कि कंट्रीब्यूशन को पहचानते समय हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। यानी हम ये न कहें कि तुमने जानबूझकर ये किया, बल्कि यह कहें कि शायद तुम्हारे इस एक्शन का यह असर हुआ। यह भाषा का अंतर बहुत सटल होता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। एक उदाहरण में एक पति पत्नी की बातचीत दिखाई गई, जहां पत्नी बार बार कंप्लेन कर रही थी कि पति घर के कामों में ध्यान नहीं देता। पर जब उन्होंने कंट्रीब्यूशन मैप बनाया तो पता चला कि पत्नी ने भी कभी यह साफ तौर पर कम्युनिकेट नहीं किया कि उसे मदद की जरूरत है। ऐसे में हस्बैंड ने यह अस्यूम कर लिया कि सब ठीक चल रहा है। चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि ब्लेमिंग से केवल समस्या नहीं बढ़ती, वाला रक्षात्मक नहीं होता और बातचीत आगे बढ़ती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि कई बार हम अपनी भावनाओं को खुद नहीं समझ पाते क्योंकि हमने उन्हें महसूस करना सीखा ही नहीं। बचपन से ही कई बार हमें सिखाया जाता है कि रोना नहीं चाहिए, गुस्सा मत करो या कमजोर मत बनो। इन सब के कारण हम अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाते हैं। लेकिन जब वे भावनाएं भीतर ही भीतर बढ़ती हैं और उन्हें बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलता, तो वे अचानक फूट पड़ती हैं या व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जैसे चुप्पी साध लेना, ताने देना या आक्रामक बन जाना। इसलिए लेखक कहते हैं कि बातचीत में जाने से पहले अपने इमोशनल बैगेज को पहचानना जरूरी होता है। इसका एक तरीका है कि आप बातचीत से पहले खुद से सवाल करें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? मेरी ये भावना किस अनुभव से जुड़ी है? क्या मैंने पहले भी ऐसा कुछ महसूस किया है? जब आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं तो उन्हें जाहिर करने में भी सहजता होती है। इस चैप्टर में एक और अहम बात सामने आती है, भावनाएं सिर्फ हमें नहीं, सामने वाले को भी होती हैं। कठिन बातचीत में जब हम ये समझ लेते हैं कि हर व्यवहार के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है, तो हम कम जजमेंटल और ज्यादा समझदार बनते हैं। चैप्टर के अंत में लेखक यह सलाह देते हैं कि अगली बार जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो तो ब्लेम का चश्मा उतारकर कंट्रीब्यूशन का मैप पहन ले। खुद से पूछें कि मैंने क्या किया या नहीं किया जिससे यह स्थिति बनी, और सामने वाले के लिए क्या मुश्किलें रही होंगी। ये क्वेश्चंस न केवल आपके विचारों को दिशा देंगे, बल्कि बातचीत को भी समाधान की ओर ले जाएंगे। इस तरह कंट्रीब्यूशन सिस्टम हमें ब्लेमिंग से उबारकर एक कोलैबोरेटिव और हॉनेस्ट डायलॉग की ओर ले जाता है। यह मुश्किल बातचीतों को न केवल आसान बनाता है, बल्कि उनके जरिए रिश्तों को और मजबूत भी करता है। चैप्टर 4, हैव योर फीलिंग्स और दे विल हैव यू। जब कोई कठिन बातचीत होती है तो सबसे पहले जो चीजें उभरती हैं वे होती हैं वाणी भावनाएं, गुस्सा, दुख, घबराहट, शर्मिंदगी, असहायता। ये सब हमारी बातचीत को प्रभावित करती हैं, चाहे हम उन्हें शब्दों में व्यक्त करें या नहीं।
लेखक बताते हैं कि अगर हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं या नजरअंदाज करते हैं तो वे किसी न किसी रूप में हमारे व्यवहार में आ ही जाती हैं, और अक्सर ऐसे तरीकों से जो बातचीत को बिगाड़ देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि भावनाएं कमजोरी की निशानी है, लेकिन यह सच नहीं है। इंसान की हर बातचीत में भावनाएं किसी न किसी रूप में होती ही हैं, और उन्हें नजरअंदाज करने की बजाय समझना और संभालना ज्यादा प्रभावशाली होता है। इस चैप्टर में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को महसूस करने, उन्हें स्वीकार करने और समझदारी से व्यक्त करने की जरूरत होती है। सबसे पहले बात आती है अपनी भावनाओं को पहचानने की। अक्सर हम गुस्से को महसूस करते हैं, लेकिन उसके पीछे की निराशा, डर या चोट को नहीं पहचानते। लेखक कहते हैं कि भावनाएं सतह पर दिखती कुछ और हैं, लेकिन गहराई में उनके कई स्तर होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी की बात पर चिढ़ गया हो, लेकिन असल में वो इसलिए परेशान हो क्योंकि उसे लगा कि उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर हम गहराई में जाकर अपनी असली भावनाएं समझें तो हम ज्यादा साफ साफ और सही तरीके से उन्हें सामने रख सकते हैं। इसके बाद लेखक बात करते हैं कि भावनाओं को शेयर करना क्यों जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की तो सामने वाला उन्हें कमजोर या भावुक समझेगा, लेकिन सच तो यह है कि जब आप अपनी सच्ची भावनाएं सम्मानपूर्वक और ईमानदारी से शेयर करते हैं तो यह बातचीत में पारदर्शिता और ईमानदारी लाता है। इससे सामने वाले को यह समझने में मदद मिलती है कि आपके लिए क्या मायने रखता है। यहाँ लेखक सुझाव देते हैं कि बातचीत में आई फील के जरिए अपनी बात कहना ज्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे, मुझे तकलीफ होती है जब मेरी राय को नजरअंदाज किया जाता है, या मुझे निराशा होती है जब मुझे लगता है कि मेरी कोशिश को सराहा नहीं जा रहा। इस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करने से सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता और बातचीत आगे बढ़ती है। एन लेखक यह भी समझाते हैं कि कई बार हम अपनी भावनाओं को खुद नहीं समझ पाते क्योंकि हमने उन्हें महसूस करना सीखा ही नहीं। बचपन से ही कई बार हमें सिखाया जाता है कि रोना नहीं चाहिए, गुस्सा मत करो या कमजोर मत बनो। इन सब के कारण हम अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाते हैं, लेकिन जब वे भावनाएं भीतर ही भीतर बढ़ती हैं और उन्हें बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलता तो वे अचानक फूट पड़ती हैं या व्यवहार को प्रभावित करती हैं, जैसे चुप्पी साध लेना, ताने देना या आक्रामक बन जाना। इसलिए लेखक कहते हैं कि बातचीत में जाने से पहले अपने इमोशनल बैगेज को पहचानना जरूरी होता है। इसका एक तरीका है कि आप बातचीत से पहले खुद से सवाल करें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? मेरी ये भावना किस अनुभव से जुड़ी है? क्या मैंने पहले भी ऐसा कुछ महसूस किया है? जब आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं तो उन्हें जाहिर करने में भी सहजता होती है। इस चैप्टर में एक और अहम बात सामने आती है, भावनाएं सिर्फ हमें नहीं, सामने वाले को भी होती हैं। कठिन बातचीत में हम सिर्फ अपनी भावनाओं पर फोकस करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सामने वाला भी किसी डर, शर्म, गुस्से या चिंता से गुजर रहा होता है। इसलिए जब हम भावनाओं के बारे में बातचीत को दो तरफा बनाते हैं, यानी हम न सिर्फ अपनी बल्कि सामने वाले की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं, तो बातचीत में संतुलन और इंसानियत दोनों बनी रहती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं, एक बॉस जो अपने कर्मचारी की गलती पर बहुत गुस्से में है, लेकिन असल में उसकी नाराजगी के पीछे यह डर है कि कंपनी की छवि खराब हो सकती है या क्लाइंट नाराज हो सकता है। अगर वह सिर्फ गुस्से से बात करेगा तो कर्मचारी रक्षात्मक हो जाएगा, लेकिन अगर वह कहे मैं चिंतित हूं क्योंकि यह गलती हमारे क्लाइंट के भरोसे को प्रभावित कर सकती है, तो बातचीत का पूरा लहजा बदल जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका। लेखक स्पष्ट करते हैं कि भावनाएं साझा करना और आरोप लगाना दो अलग अलग बातें हैं। अगर कोई कहे तुम्हारी वजह से मैं अपमानित महसूस करता हूं तो यह एक आरोप है, लेकिन अगर वह कहे जब ऐसा हुआ तो मुझे अपमानित महसूस हुआ तो यह एक ईमानदार भाव है। दोनों के बीच फर्क होता है। पहला सुनने वाले को रक्षात्मक बनाता है, दूसरा समझदारी के दरवाजे खोलता है। इस चैप्टर का सार यह है कि कठिन बातचीत में भावनाओं को नजरअंदाज करने की बजाय हमें उन्हें पहचानने, समझने और ईमानदारी से जाहिर करने की जरूरत है। इससे बातचीत का स्तर गहरा होता है, रिश्ता मजबूत होता है और दोनों पक्ष एक दूसरे की सच्चाई से जुड़ पाते हैं। हमें यह सीखना होता है कि हमारी भावनाएं हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि बातचीत में हमारी शक्ति हो सकती हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से संभालें। और अंत में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि बातचीत का मकसद जीतना नहीं, जुड़ना है, और जुड़ाव वहीं होता है जहां इंसान अपने दिल की बात भी साझा करता है, सिर्फ दिमाग की नहीं। तो अगली बार जब कोई कठिन बातचीत हो तो अपने भावनाओं से भागे नहीं, उन्हें अपनाएं, समझें और विनम्रता से जाहिर करें,
तभी आप पूरी तरह से सुने और समझे जा सकेंगे। चैप्टर 5, ग्राउंड योर आइडेंटिटी। आस्क योरसेल्फ व्हाट्स एट स्टेक। कभी आपने किसी से बातचीत करते हुए यह महसूस किया है कि बात उस मुद्दे की नहीं रही, बल्कि आप खुद पर सवाल उठता महसूस कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि सामने वाला आपकी नीयत, आपकी समझदारी या आपकी योग्यता को चुनौती दे रहा है। आप शब्दों के बजाय भावनाओं में उलझ जाते हैं। बातचीत अचानक एक सामान्य बहस से एक गहरे व्यक्तिगत संघर्ष में बदल जाती है, जहां आपको खुद को साबित करने, बचाने और जांचने की जरूरत महसूस होती है। यही वह बिंदु है जहां से कठिन बातचीत वाकई कठिन बन जाती है। लेखक इस अध्याय में यही समझाते हैं कि ऐसी स्थितियों में हमारी पहचान यानी हमारी सेल्फ आइडेंटिटी सबसे अधिक दांव पर होती है, और जब तक हम इसे पहचान कर मजबूती से थामना नहीं सीखते, तब तक किसी भी कठिन बातचीत को पूरी तरह संभालना मुश्किल होता है। जब भी हम किसी ऐसी बातचीत में जाते हैं जहां मतभेद हो सकता है, या जहां हमें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, या जहां हमें अपनी कोई गलती माननी हो, तो वह बातचीत सिर्फ तर्कों और तथ्यों का आदान प्रदान नहीं रह जाती। वहां एक छिपा हुआ तनाव चल रहा होता है, हमारी पहचान का तनाव। हमें डर होता है कि अगर हमने गलती मान ली तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। अगर हमने सामने वाले की बात मान ली तो हमारी काबिलियत पर शक होगा। अगर हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की बात मान लें तो शायद हम एक बुरे इंसान के रूप में देखे जाएंगे। असल में हमारी अपनी पहचान के बारे में 3 प्रमुख धारणाएं होती हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं और जो हमारे भीतर गहरे बैठी होती हैं। 1, मैं एक अच्छा इंसान हूं। 2, मैं सक्षम और योग्य हूं। 3, मैं प्रिय और सम्मान के योग्य हूं। जब कोई बातचीत इन तीनों में से किसी एक हिस्से को चुनौती देती है तो हमें सबसे ज्यादा असहजता होती है। हमारे भीतर एक आंतरिक असुरक्षा पैदा होती है और हम रक्षात्मक हो जाते हैं। हम या तो गुस्से में जवाब देते हैं, बात को टालते हैं, सामने वाले को दोष देते हैं या पूरी तरह चुप हो जाते हैं। लेकिन इन सभी प्रतिक्रियाओं का मूल कारण यही है, हमारी पहचान खतरे में लगती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर हम या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं की सोच में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मुझे लगता है कि मैं अच्छा इंसान हूं और कोई मुझसे कह दे कि मेरी किसी बात से उन्हें ठेस पहुंची, तो मेरे भीतर यह डर पैदा होता है कि शायद मैं अच्छा नहीं हूं। और जब मैं यह सोचने लगता हूं कि शायद मैं बुरा इंसान हूं, तो मैं तुरंत प्रतिक्रिया देता हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, या तुम बहुत संवेदनशील हो, या तुम गलत समझ रहे हो। इस तरह मैं अपनी पहचान को बचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन लेखक कहते हैं कि पहचान को बचाने के बजाय हमें उसे बेहतर ढंग से समझना और विस्तार देना चाहिए। इंसान एक जटिल प्राणी है। हम सब में अच्छाई और गलतियां दोनों होती हैं। हम एक ही समय में अच्छे इंसान भी हो सकते हैं और गलतियां करने वाले भी। हम काबिल भी हो सकते हैं और फिर भी कभी कभी असफल भी हो सकते हैं। हम प्रेम के योग्य भी हो सकते हैं और फिर भी कभी कभी दूसरों को दुख भी पहुंचा सकते हैं। यह सब विरोधाभासी नहीं है, यह इंसान होने की सच्चाई है। इसलिए अगर हमें कठिन बातचीतों से निपटना है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी पहचान केवल किसी एक घटना, गलती या आलोचना से तय नहीं होती। हमें अपनी पहचान को इतना मजबूत और लचीला बनाना होगा कि वह किसी भी चुनौती के सामने हिल न जाए। लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं जिससे हम अपनी पहचान को मजबूत बना सकते हैं। खुद से पूछिए, क्या मैंने कभी गलती की है और फिर भी अच्छा इंसान बना रहा हूँ? सोचिए, क्या मेरी एक असफलता का मतलब यह है कि मैं पूरी तरह अयोग्य हूँ? याद कीजिए, क्या मैंने कभी किसी को दुख पहुंचाया है और फिर भी वह मुझसे प्यार करता रहा? इन सवालों के जवाब आपको यह एहसास दिलाएंगे कि इंसान की पहचान एक स्थिर और अखंड चीज नहीं है। यह अनुभवों से बनती और बदलती है, और इस परिवर्तन में लचीलापन जरूरी है। तभी हम कठिन सवालों का सामना कर सकते हैं, आलोचनाओं को आत्मसात कर सकते हैं और सुधार की ओर बढ़ सकते हैं। कई बार जब लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं तो वो वास्तव में हमारी पहचान पर हमला नहीं कर रहे होते। वे सिर्फ यह बता रहे होते हैं कि हमारी कोई बात, निर्णय या व्यवहार उन्हें गलत लगा। लेकिन अगर हम अपनी पहचान को उस बात से जोड़ लेते हैं तो बातचीत का पूरा फोकस भटक जाता है। वह समस्या का हल निकालने की प्रक्रिया से हटकर मैं बनाम तुम की लड़ाई बन जाती है। अगर हम ये मान लें कि हमारी पहचान परिवर्तनशील है, कि हम सीख सकते हैं, सुधर सकते हैं और फिर से बेहतर बन सकते हैं, तो हम बातचीत में और ज्यादा खुलेपन और आत्मविश्वास के साथ हिस्सा ले सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं समझ सकता हूं कि मेरी बात ने आपको आहत किया, मैं इसका जिम्मेदार हूं। यह कहना हमारी पहचान को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे और मानवीय बनाता है।
लेखक यह भी कहते हैं कि बातचीत में आने वाली असहजता से भागने के बजाय हमें उसकी जड़ तक जाना चाहिए। अगर आप बहुत रक्षात्मक महसूस कर रहे हैं या अगर बातचीत में आपकी आवाज कांपने लगी है, तो एक पल के लिए ठहरिए और खुद से पूछिए, मुझे अभी क्या डर है? क्या आपको डर है कि आप गलत साबित हो जाएंगे? फिर आपको डर है कि आप गलत साबित हो जाएंगे, कि लोग आपको कमजोर समझेंगे, कि आपकी छवि खराब हो जाएगी? जब आप इस डर को पहचान लेते हैं, तो आप उसे तर्क और करुणा से जवाब दे सकते हैं। आप खुद से कह सकते हैं, हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन इससे मेरी पूरी अच्छाई खत्म नहीं हो जाती। या हाँ, मैं पूरी तरह से सब कुछ नहीं जानता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अयोग्य हूँ। आत्म संवाद आपको भीतर से ग्राउंडेड बनाता है। आप इस पहचान के साथ बातचीत में जाते हैं कि आप सीखने वाले व्यक्ति हैं, पूर्ण नहीं, लेकिन सच्चे और खुले। यह मानसिकता ही आपको डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में स्थिरता देती है। आप खुद से भागते नहीं, आप खुद से लड़ते नहीं, आप खुद से लड़ते नहीं, आप खुद को समझते हैं और स्वीकारते हैं। और जब आप अपने भीतर यह स्थिरता पा लेते हैं, तो बातचीत चाहे कितनी भी टेढ़ी हो, आप उसे संभाल सकते हैं। आखिरकार, कठिन बातचीतों में सबसे अहम चीज यह नहीं कि आप सही साबित हों या सामने वाला गलत माने, बल्कि यह कि आप अपने आत्मसम्मान को बचाए रखते हुए ईमानदारी से बात कर पाएं। जब आपकी पहचान मजबूती और लचीलापन दोनों से जुड़ी हो, तो कोई भी असहमति आपको विचलित नहीं कर सकती। आप अपने भीतर इतने स्पष्ट होते हैं कि आपकी पहचान किसी आलोचना से टूटती नहीं, बल्कि निखरती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कठिन बातचीतें सिर्फ बाहर की नहीं होती, सबसे कठिन संघर्ष भीतर का होता है। और जब हम उस भीतरी संघर्ष को पहचान लेते हैं, तो हम बाहर की बातचीत को बहुत सहजता और संतुलन के साथ संभाल सकते हैं। चैप्टर 6, What's your purpose? When to raise it and when to let go। जब हम किसी मुश्किल बातचीत में प्रवेश करते हैं, तो हम में से अधिकांश बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के ही उस संवाद में कूद पड़ते हैं। हमारा ध्यान बस इतना होता है कि सामने वाला हमारी बात समझे या हम अपना पक्ष रख दें। लेकिन इस अध्याय में लेखक हमें एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण प्रश्न से रूबरू कराते हैं। आप इस बातचीत से चाहते क्या है? यही सवाल पूरे अध्याय का सार है। लेखक बताते हैं कि जब तक हम यह स्पष्ट नहीं कर लेते कि इस बातचीत का हमारा मकसद क्या है, तब तक हम सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, सोच समझकर संवाद नहीं कर रहे। लेखक कहते हैं कि किसी भी कठिन बातचीत से पहले हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि हमारी इस बातचीत से उम्मीद क्या है। क्या हम अपनी भावनाएं साझा करना चाहते हैं? क्या हम रिश्ता सुधारना चाहते हैं? या फिर सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं और दूसरा व्यक्ति गलत है? यह स्पष्टता हमें उस बातचीत में दिशा देती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका मकसद केवल यह है कि सामने वाला आपकी बात सुने और समझे, तो फिर आप बहस में नहीं उलझेंगे, बल्कि शांति से अपनी बात रखेंगे। लेकिन अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि वही गलत है, तो फिर बातचीत एक तकरार में बदल जाएगी। इस अध्याय में लेखक एक और गहराई तक जाते हैं। कब इस बातचीत को उठाना है और कब उसे छोड़ देना है। हर बातचीत को शुरू करना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज कर देना ही बेहतर होता है। परंतु कैसे तय करें कि किस मुद्दे को उठाया जाए और किसे छोड़ दिया जाए? लेखक इसके लिए 3 प्रश्न सुझाते हैं। क्या मुद्दा आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्या उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता आपके लिए मायने रखता है? और क्या आप इस बातचीत को सफलतापूर्वक संभाल सकते हैं? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ है, तभी बातचीत शुरू करें। अगर इनमें से किसी एक का भी उत्तर ना है, तो शायद यह समय या परिस्थिति उचित नहीं है। यहाँ लेखक एक उदाहरण साझा करते हैं। मान लीजिए आपकी किसी सहकर्मी से अनबन हो गई है क्योंकि उसने आपकी मेहनत का श्रेय ले लिया। आप गुस्से में हैं और उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब आप ऊपर दिए गए 3 सवाल खुद से पूछते हैं। पहला, क्या यह मुद्दा मेरे लिए महत्वपूर्ण है? हाँ, क्योंकि इससे आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। दूसरा, क्या इस व्यक्ति से मेरा रिश्ता महत्वपूर्ण है? हाँ, क्योंकि आप रोज साथ काम करते हैं। तीसरा, क्या मैं इस बातचीत को सभ्यता से और उद्देश्य के साथ कर सकता हूँ? यदि आपका गुस्सा अब थोड़ा शांत हो गया है और आप ठंडे दिमाग से बात कर सकते हैं, तो इसका उत्तर भी हाँ। इस स्थिति में संवाद करना लाभकारी होगा। लेकिन अगर आपका गुस्सा अभी भी चरम पर है, तो शायद थोड़ा और समय लेना बेहतर होगा। अध्याय आगे बताता है कि यदि किसी बातचीत को टालना ही है, तो यह डर से नहीं बल्कि विचार से होना चाहिए। अक्सर हम उन बातों को नहीं उठाते जो हमें अंदर ही अंदर परेशान करती हैं, क्योंकि हमें डर होता है कहीं बात और न बिगड़ जाए, कहीं सामने वाला हमें गलत न समझे। पर यदि हम इस डर की बजाय सोच समझकर निर्णय लें कि ये बात अभी उठाने का समय नहीं है या यह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तो यह हमें एक जिम्मेदार इंसान बनाता है।
एक और महत्वपूर्ण बिंदु इस अध्याय में यह है कि बातचीत में सिर्फ उद्देश्य तय करना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी तय करना होता है कि वह उद्देश्य वास्तव में यथार्थ है या नहीं। कभी कभी हम एक ऐसा उद्देश्य चुन लेते हैं जो नियंत्रण से बाहर होता है, जैसे मैं चाहता हूं कि वो मेरी पूरी तरह से बात मान ले, लेकिन यह हमारे बस में नहीं है। लेखक सलाह देते हैं कि हमें ऐसा उद्देश्य चुनना चाहिए जिस पर हमारा नियंत्रण हो, जैसे मैं शांति से अपनी बात पूरी तरह रख सकूं। इस प्रकार की सोच न केवल बातचीत को सरल बनाती है, बल्कि हमारे मन को भी स्थिर रखती है। लेखक बताते हैं कि एक और बड़ा जाल यह होता है कि बातचीत करते समय हम मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। बातचीत की शुरुआत तो हम अपने मकसद से करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में हम अपने ईगो, गुस्से या पुराने घावों में उलझकर उद्देश्य को भूल जाते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि बातचीत के दौरान भी समय समय पर खुद से यह पूछते रहें, क्या मैं अभी भी उसी उद्देश्य की दिशा में बात कर रहा हूं? यह आत्मनिरीक्षण हमें सही राह पर बनाए रखता है। इसके साथ ही अध्याय में यह भी बताया गया है कि बातचीत का उद्देश्य सिर्फ एक नहीं होता। कई बार हमारे मन में एक से अधिक उद्देश्य होते हैं। जैसे आप सामने वाले को अपनी बात समझाना भी चाहते हैं और उसके साथ रिश्ता भी बनाए रखना चाहते हैं। इन दोनों उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होता है। यदि आप सिर्फ अपनी बात कहने में लग गए और सामने वाले के साथ संबंध बिगाड़ बैठे, तो आप केवल आधा मकसद ही पूरा कर पाए। इसी तरह अगर आप रिश्ता बनाए रखने में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी बात ही कह नहीं पाए, तो वो भी नुकसानदायक होगा। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि बातचीत से पहले ही प्राथमिकताओं की एक सूची बना लें कि सबसे जरूरी क्या है और किन बातों से थोड़ा समझौता किया जा सकता है। अंत में लेखक कहते हैं कि एक सफल बातचीत की शुरुआत अपने उद्देश्य की स्पष्टता से होती है और उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या हम बातचीत के दौरान भी उस उद्देश्य पर टिके रह पाते हैं या नहीं। यदि हम हर मुश्किल बातचीत से पहले यह सोच लें कि मैं क्या चाहता हूं, क्या यह बात उठाना जरूरी है और मैं इसे शांति से कह सकता हूं, तो हम न केवल बेहतर संवाद कर पाएंगे, बल्कि अपने रिश्तों में भी विश्वास और समझ की गहराई ला पाएंगे। यही इस अध्याय की असली सीख है। स्पष्ट उद्देश्य, समझदारी से संवाद और आत्मनिरीक्षण की आदत। चैप्टर 7 गेटिंग स्टार्टेड। बिगिन फ्रॉम द थर्ड स्टोरी। हर मुश्किल बातचीत की शुरुआत उस पहले शब्द से होती है जो या तो हमें सही दिशा में ले जाता है या बातचीत को एक नए झगड़े में बदल देता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि जब हम किसी कठिन बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो उसका तरीका ही यह तय करता है कि आगे बात किस मोड़ पर जाएगी। अक्सर हम या तो सामने वाले पर सीधा आरोप लगाते हैं या फिर अपने बचाव में खुद को सही ठहराने लगते हैं। लेकिन तीसरी कहानी यानी द थर्ड स्टोरी एक ऐसा तरीका है जो न तो एक तरफा है, न ही रक्षात्मक, बल्कि एक ऐसी भाषा है जो दोनों पक्षों को खुलकर बोलने की जगह देती है। तीसरी कहानी का विचार बड़ा सीधा है। यह उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से बात की शुरुआत करना जो इस पूरे मामले को बाहर से देख रहा हो, यानी एक ऐसा नजरिया जो न तो केवल आपका है, न ही केवल सामने वाले का, बल्कि एक थर्ड पर्सन की न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक दोस्त बार बार आपकी बातें अनसुनी कर देता है और आप यह कहना चाहते हैं कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, तो तीसरी कहानी कुछ यूं शुरू होगी। जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी बातें शायद तुम्हारे लिए उतनी जरूरी नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूं। लेखक समझाते हैं कि जब हम थर्ड स्टोरी से बातचीत की शुरुआत करते हैं, तो हम सामने वाले को दोष नहीं दे रहे होते, न ही खुद को पीड़ित दिखा रहे होते हैं। हम केवल उस फर्क को सामने रख रहे होते हैं जो हम दोनों की सोच में है। यही फर्क बातचीत की नींव बनता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब आप तीसरी कहानी से शुरुआत करते हैं, तो आपको यह भी तय करना चाहिए कि आपकी बातचीत का असली उद्देश्य क्या है। क्या आप सामने वाले को केवल दोष देना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि उनकी नजर में सच्चाई क्या है? क्या आप बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं या सिर्फ अपनी भावनाओं को साझा करना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब आपको यह तय करने में मदद करता है कि क्या यह बातचीत करना वाकई जरूरी है या नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि जब आप किसी मुश्किल बातचीत की शुरुआत करें, तो सामने वाले को बातचीत का मकसद साफ साफ बता दें। ऐसा करने से वह व्यक्ति यह जान जाता है कि यह कोई झगड़ा नहीं, बल्कि एक चर्चा है। उदाहरण के लिए, मैं यह बात इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि मैं समझना चाहता हूं कि हम दोनों इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं। ऐसी लाइनें सामने वाले को सहज बनाती हैं और बातचीत को एक खुली दिशा देती हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि शुरुआत के शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। बातचीत की पहली 2-3 लाइनें यह तय कर देती हैं
कि सामने वाला आपसे खुलकर बात करेगा या रक्षात्मक मुद्रा अपना लेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि वह आपके साथ खुले दिल से बात करे, तो आपकी शुरुआत भी ऐसी होनी चाहिए जो सहयोगात्मक हो, न कि टकराव भरी। अध्याय में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है जहां एक कर्मचारी अपने मैनेजर से यह बात करना चाहता है कि उसे लगता है कि उसके काम की सराहना नहीं की जा रही। अगर वह कहे, आप कभी मेरी तारीफ नहीं करते, तो यह एक सीधा आरोप है और संभव है कि मैनेजर रक्षात्मक हो जाए। लेकिन अगर वह कहे, मैं कुछ समय से महसूस कर रहा हूं कि मेरे प्रयासों को लेकर आपकी राय मुझे समझ में नहीं आ रही और मैं चाहता हूं कि हम इस पर बात करें, तो यह तीसरी कहानी है। एक ऐसा आरंभ जो दोनों पक्षों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर देता है। इस अध्याय में लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि तीसरी कहानी की शुरुआत करते हुए हमें 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। 1, सामने वाले की सोच और अनुभव को स्वीकार करना। 2, अपनी भावना और समझ को स्पष्ट करना। और 3, बातचीत का उद्देश्य साफ रखना। जब हम ये 3 बातें ध्यान में रखते हैं, तब बातचीत में ईमानदारी और खुलेपन की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि बातचीत आसान हो जाती है, बल्कि कई बार ऐसा हो सकता है कि सामने वाला फिर भी रक्षात्मक हो या प्रतिक्रिया में नाराज हो जाए। लेकिन तीसरी कहानी से शुरुआत करने से कम यह आश्वस्त किया जा सकता है कि आपने बात का रुख सही दिशा में मोड़ा था और संवाद के लिए जगह बनाई थी। लेखक यह भी बताते हैं कि जब आप तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं, तो उस दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशन का भी असर पड़ता है। यदि आपकी आवाज सख्त है या आंखों में गुस्सा है, तो चाहे शब्द कितने ही संतुलित क्यों न हो, सामने वाला आपकी मंशा को लेकर भ्रमित हो सकता है। इसलिए आपके शब्दों के साथ साथ आपकी ऊर्जा और अभिव्यक्ति भी सहयोगात्मक होनी चाहिए। लेखक बातचीत में शब्दों की शक्ति के बारे में भी बात करते हैं। तुम हमेशा जैसे शब्द अक्सर विवाद को जन्म देते हैं क्योंकि वे आरोप की तरह लगते हैं। इसकी बजाय मुझे ऐसा महसूस होता है, या मेरे नजरिए से, जैसे शब्द सामने वाले को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हैं और आपसी समझ को बढ़ाते हैं। अध्याय के अंत में यह सुझाव दिया गया है कि हम कठिन बातचीत से पहले खुद से 3 प्रश्न पूछें। 1, मेरी भूमिका क्या है इस स्थिति में? 2, मैं क्या चाहता हूं इस बातचीत से? 3, तीसरी कहानी की शुरुआत कैसे करूं? इन सवालों के जवाब आपके मन को साफ करते हैं और आपको आत्मविश्वास देते हैं कि आप बिना झगड़े के सहयोगात्मक ढंग से बातचीत शुरू कर सकते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। बिगिन फ्रॉम द थर्ड स्टोरी हमें यह सिखाता है कि जब भी हम किसी टेढ़ी या उलझी हुई बातचीत का सामना करें, तो उसकी शुरुआत इस तरह करें कि वह रास्ता खुले न कि बंद हो। हमें अपने ईगो से ऊपर उठकर न्यूट्रल और सम्मानजनक भाषा में बात की शुरुआत करनी चाहिए। इससे न केवल सामने वाला व्यक्ति सहज महसूस करता है, बल्कि आपकी बात भी ज्यादा गहराई से सुनी जाती है। यही वह कला है जो कठिन से कठिन बातचीत को भी संभालने लायक बना देती है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। चैप्टर 9:8 लर्निंग। लिसन फ्रॉम द इनसाइड आउट। सीखने की प्रक्रिया एक सतही स्तर पर होने वाली गतिविधि नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण, सहानुभूति और दूसरों की भावनाओं को समझने की गहराई तक जाती है। इस अध्याय में लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हम मुश्किल बातचीतों में होते हैं, तब हमें केवल सुनना नहीं होता है, हमें अंदर से सुनना नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमें सामने वाले के शब्दों से परे उसकी भावनाओं, इरादों और असुरक्षाओं को भी सुनना होता है। हमें यह जानना होता है कि वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और क्यों वह उस तरह से सोच रहा है जैसा वह सोच रहा है। इस तरह का सुनना एक साधारण स्किल नहीं, बल्कि एक मानसिक अभ्यास है जो हमारी संवेदनशीलता और भावनात्मक समझ को मजबूत करता है। लेखक सबसे पहले यह बताते हैं कि ज्यादातर लोग सुनते समय जवाब देने के लिए सुनते हैं, न कि समझने के लिए। यानी जब सामने वाला बोल रहा होता है, तब भी हमारे मन में अपनी बात तैयार हो रही होती है। हम सोच रहे होते हैं कि उसे कैसे काटें, अपनी बात कैसे सिद्ध करें या कैसे खुद को सही साबित करें। यही आदत एक बड़ी बाधा बन जाती है, क्योंकि इससे बातचीत सिर्फ एक प्रतियोगिता बन जाती है कि कौन ज्यादा तेज, ज्यादा चतुर और ज्यादा तर्कसंगत है। लेखक कहते हैं कि जब हम सचमुच अंदर से सुनना शुरू करते हैं, तब बातचीत की दिशा बदलने लगती है। सामने वाले व्यक्ति को महसूस होता है कि उसे सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, समझा जा रहा है। यह एहसास किसी को भी शांत कर सकता है, उसकी रक्षा की भावना को कम कर सकता है और उसे खोलने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जिसे उसके बॉस ने गलत समझा है, अगर वह महसूस करता है कि उसका बॉस उसे वाकई समझने की कोशिश कर रहा है, तो वह अपने डर और चिंता को खोलने लगता है। लिसनिंग फ्रॉम द इनसाइड आउट का अर्थ यह भी है कि हमें अपनी भावनाओं को समझना होता है।
क्या हम सुनते समय खुद को डिफेंसिव महसूस कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर डर, गुस्सा या सुरक्षा है जो हमें रिएक्टिव बना रही है? अगर हाँ, तो हमें पहले खुद को सुनना होगा ताकि हम सामने वाले को निष्पक्ष रूप से सुन सकें। लेखक एक बेहद उपयोगी तकनीक का जिक्र करते हैं, पैराफ्रेजिंग, यानी सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराना। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, हमें स्पष्ट हो जाता है कि हमने क्या सुना है, और दूसरा, सामने वाले को यह भरोसा मिलता है कि उसकी बात सचमुच सुनी गई है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है, तुम मुझे कभी सीरियसली नहीं लेते, तो आप जवाब दे सकते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। यह जवाब चर्चा को आगे ले जाने में मदद करता है। सुनने की यह कला केवल शब्दों पर केंद्रित नहीं होती, यह बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और नॉन वर्बल सिग्नल्स को भी समझने की मांग करती है। लेखक बताते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति जो कह रहा है, उसकी भावनाएं उसके शब्दों से अलग होती हैं। जैसे कोई कह सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आवाज में दर्द, निराशा या गुस्सा झलक सकता है। ऐसे में हमें उस व्यक्ति के शब्दों के पीछे की भावना को पहचानना और उसे वैलिडेट करना होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लोग अक्सर अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने खुद को पूरी तरह खोला तो वे कमजोर समझे जाएंगे। लेकिन जब हम एम्पैथेटिक लिसनिंग का अभ्यास करते हैं, तब हम सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराते हैं, और सुरक्षा महसूस होते ही लोग खुद को खोलते हैं, जिससे बातचीत का स्तर और गहराई बढ़ जाती है। इस अध्याय में एक दिलचस्प कहानी है, दो सहकर्मियों की, जिनमें से एक को लगता था कि दूसरा हमेशा उसकी आलोचना करता है। जब उन्होंने एक फैसिलिटेटेड कॉन्वर्सेशन की जिसमें एक तीसरा व्यक्ति मौजूद था, तब आलोचना करने वाला व्यक्ति बोला, मैं सिर्फ तुम्हें बेहतर करना सिखाना चाहता था, क्योंकि मुझे तुम्हारी क्षमता पर भरोसा है। यह सुनकर पहले व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करते हो। यह घटना दिखाती है कि जब हम सही तरीके से सुनते हैं और खुलकर अपनी भावनाएं साझा करते हैं, तो गलतफहमियां पिघलने लगती हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि लिसनिंग फ्रॉम द इनसाइड आउट केवल बातचीत को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत करता है। यह एम्पैथी और ट्रस्ट की नींव रखता है, और यह केवल डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में नहीं बल्कि हर बातचीत में फायदेमंद होता है, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो, प्रेम संबंध हो या पेशेवर संवाद हो। एक और दृष्टिकोण जो इस अध्याय में उभर कर आता है वह है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। लेखक कहते हैं कि अगर हम किसी भी बातचीत में इस दृष्टिकोण से जाएं कि मैं जानना चाहता हूं कि सामने वाला क्या सोचता है, क्यों सोचता है और क्या महसूस करता है, तो हमारी बातचीत स्वाभाविक रूप से समझदारी और सहानुभूति से भरी होती है। और यही क्यूरियोसिटी हमें अंदर से सुनने की ओर ले जाती है, क्योंकि जब हम सचमुच जानना चाहते हैं, तब हम अपने विचारों को कुछ समय के लिए साइड में रखकर पूरी तरह ध्यान से सुनते हैं। अंत में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि लर्निंग कॉन्वर्सेशन एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। जब आप सामने वाले को अंदर से सुनते हैं, तो आपको भी तैयार रहना होता है खुद को खोलने के लिए। यानी आपने क्या महसूस किया, आपको क्या समझ में आया, आपने क्या सीखा, यह भी साझा करना जरूरी होता है ताकि बातचीत संतुलित रहे। चैप्टर 9 प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक द लीड। जब हम कठिन बातचीत में अपने विचार और भावनाएं स्पष्ट कर लेते हैं, जब हम दूसरे की कहानी सुन लेते हैं और उसकी भावनाओं को भी समझ लेते हैं, तब अगला जरूरी कदम आता है समस्या का समाधान करना। लेकिन समस्या का समाधान सिर्फ इस बात पर सहमति नहीं है कि कौन सही है या क्या करना चाहिए, बल्कि यह एक साझा प्रक्रिया है जो दोनों पक्षों को आगे बढ़ने में मदद करती है। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि जब बातचीत इस मुकाम तक पहुंच जाए, तब कैसे प्रभावी और संवेदनशील तरीके से समाधान की ओर बढ़ा जाए। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सटीक बिंदु से होती है। समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक दोनों पक्ष पूरी तरह से सुने और समझे न गए हों। लेखक कहते हैं कि जब तक लोग यह महसूस नहीं करते कि उनकी बातों को सुना और समझा गया है, वे समाधान की ओर कदम नहीं बढ़ाते। इसलिए पहली सलाह यही है कि समस्या सुलझाने की शुरुआत तब करें जब भावनाओं को मान्यता मिल चुकी हो और कहानियां साझा हो चुकी हों। अब सवाल उठता है, कैसे करें शुरुआत? इसका जवाब है नेतृत्व करके। लेखक हमें कहते हैं कि कठिन बातचीत में समाधान की प्रक्रिया को पहल करके, यानी टेक द लीड करके, हम बातचीत को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सब कुछ नियंत्रित करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम दूसरे को खुलने का अवसर दें और खुद भी स्पष्ट रूप से बोलें। इसका एक अच्छा तरीका है कि आप बातचीत को मैं चाहता हूं कि हम मिलकर इस स्थिति को हल करें जैसे शब्दों से आगे बढ़ाएं।
इससे सामने वाले को यह संकेत मिलता है कि आप झगड़े या जीतने की कोशिश में नहीं हैं, बल्कि मिलकर समाधान ढूंढना चाहते हैं। समाधान की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है। 1. इन्वेंट ऑप्शंस टुगेदर। 2. आस्क व्हाट स्टैंडर्ड्स शुड अप्लाई। 3. कीप इन माइंड द कंट्रीब्यूशन सिस्टम। 1. इन्वेंट ऑप्शंस टुगेदर। साथ मिलकर विकल्प बनाएं। यह वह हिस्सा है जहां दोनों पक्ष मिलकर कई संभावित विकल्पों पर चर्चा करते हैं। लेखक सुझाते हैं कि हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए अनेक विकल्प तैयार करने चाहिए, बजाय इसके कि तुरंत किसी एक समाधान पर अटक जाएं। ऐसा करने से हम रिजिड सोच से बचते हैं और समाधान की गुंजाइश बढ़ती है। उदाहरण के लिए, अगर एक मैनेजर और एक कर्मचारी के बीच किसी डेडलाइन को लेकर विवाद हुआ है, तो दोनों बैठकर यह देख सकते हैं कि किन शर्तों पर काम समय पर पूरा किया जा सकता है या किन संसाधनों की आवश्यकता है। यह बातचीत केवल तुमने देरी की बनाम मुझे समय नहीं मिला कि बजाय हम इसे आगे से कैसे बेहतर करें की दिशा में जाती है। 2. आस्क व्हाट स्टैंडर्ड्स शुड अप्लाई। सिद्धांत तय करें कि निर्णय किस आधार पर होगा। जब विकल्पों की सूची बन जाती है, तब यह सोचना जरूरी होता है कि किन मानकों स्टैंडर्ड्स पर फैसला लिया जाएगा। क्या यह नैतिकता पर आधारित होगा, कंपनी की नीति पर, लॉजिक पर? लेखक कहते हैं कि मानकों को स्पष्ट करना समाधान को पारदर्शिता और निष्पक्षता देता है। इसका एक उदाहरण हो सकता है, 2 सहकर्मी अगर किसी काम के श्रेय को लेकर झगड़ रहे हों, तो यह तय किया जा सकता है कि श्रेय किसे और क्यों मिले। इसके लिए कौन से मापदंड लागू होंगे, जैसे किसने क्या योगदान दिया, कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण था। 3. कीप इन माइंड द कंट्रीब्यूशन सिस्टम। योगदान प्रणाली को याद रखें। यह बात हमें अध्याय 4 से जोड़ती है, जहां ब्लेम की बजाय कंट्रीब्यूशन सिस्टम की बात हुई थी। लेखक याद दिलाते हैं कि समाधान के समय यह सोचना बहुत जरूरी है कि दोनों पक्षों ने परिस्थिति को कैसे बनाया है। इससे संवाद न्यायपूर्ण रहता है और तुम बनाम मैं की लड़ाई नहीं होती। लेखक यहाँ कुछ रणनीतियां भी देते हैं, जैसे रोल रिवर्सल, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के लिए रोल्स को बदलकर सोचना। फ्यूचर फोकस, अतीत की गलती खोजने की बजाय भविष्य पर ध्यान देना। अब हम आगे क्या करें? थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जरूरत पड़ने पर मीडिएटर या थर्ड पार्टी की मदद लेना। क्लियर एग्रीमेंट्स बनाना जरूरी है, समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्लियर एग्रीमेंट्स बनाना यानी जो तय हुआ है उसे साफ साफ शब्दों में लिख लेना या दोहरा लेना, ताकि दोनों पक्षों को स्पष्ट हो कि अब आगे क्या किया जाएगा। लेखक कहते हैं कि वेग प्रॉमिसेस अक्सर बाद में फिर से टकराव को जन्म देते हैं।
चैप्टर 12 वर्किंग थिंग्स आउट 5 सिक्योर प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। रिश्ते में प्यार होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस प्यार को बचाना। लेकिन प्यार बचता कैसे है? क्या सिर्फ महसूस करने से? क्या सिर्फ साथ रहने से? नहीं, प्यार टिकता है जब दो लोग कठिनाइयों का सामना मिलकर करते हैं। और इसी चैप्टर में हमें वो 5 जरूरी सिद्धांत मिलते हैं जो सिखाते हैं कि कैसे एक सेफ यानी सिक्योर अटैचमेंट वाला इंसान रिश्ते के संघर्षों को हैंडल करता है और हम भी कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखने की जरूरत है, संघर्ष का होना बुरा नहीं है। रिश्ते में बहसें, मतभेद, असहमतियां होंगी ही। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप उन्हें जीत हार का मैदान बनाते हैं या फिर उन्हें समझदारी से सुलझाने की कोशिश करते हैं। 1. शो बेसिक कंसर्न फॉर द अदर पर्सन्स वेल बीइंग। पहला सिद्धांत है अपने साथी की भलाई के प्रति संवेदनशील बने रहना। सुनने में सीधा लगता है, लेकिन जब गुस्सा आता है या चोट लगती है तो हम अक्सर सामने वाले के जज्बात भूल जाते हैं। एक सिक्योर व्यक्ति इस समय भी अपने पार्टनर की बेसिक ह्यूमन नीड्स को समझता है, जैसे उसका डर, उसकी इनसिक्योरिटी या उसका इमोशनल पेन। जैसे अगर आपका पार्टनर किसी बात पर नाराज है और कहता है तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो, तो एक अनसिक्योर इंसान जवाब देगा तुम हमेशा ड्रामा करते हो। लेकिन एक सिक्योर इंसान पहले उसकी भावना को पहचानेगा और कहेगा मुझे समझ में आ रहा है कि तुम अकेला महसूस कर रहे हो, चलो बात करते हैं। यहाँ लड़ाई हारने या जीतने की बात नहीं होती, बात होती है उस इंसान की केयर करने की जिससे आप जुड़ाव महसूस करते हैं। 2. मेंटेन फोकस ऑन द प्रॉब्लम एट हैंड। दूसरा सिद्धांत है मूल समस्या पर ध्यान बनाए रखना। जब भी हम किसी बहस में उलझते हैं, बहुत बार पुरानी बातें खींच लेते हैं। पिछली बार भी तुमने ऐसा किया था, या तुम हमेशा मेरे दोस्तों को बुरा कहते हो। सिक्योर इंसान जानता है कि पुरानी बातों को खींचने से सिर्फ दर्द बढ़ता है, समाधान नहीं मिलता। इसलिए वो पूरी बहस को एक पॉइंट पर रखते हैं। इस वक्त की समस्या क्या है? क्या तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो? क्या तुम्हें मेरे काम करने के तरीके से दिक्कत है? उस कोर इश्यू को सुलझाना ही मकसद होता है। 3. रिफ्रेन फ्रॉम जनरलाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा सिद्धांत है बहस को जनरलाइज्ड मत बनने दो। मतलब यह है कि जब हम कह देते हैं तुम कभी मेरा साथ नहीं देते या तुम हमेशा अपने आप में ही रहते हो, तो हम एक स्पेसिफिक इवेंट को एक परमानेंट आइडेंटिटी बना देते हैं। सिक्योर व्यक्ति यह नहीं करता। वो कहेगा आज जब मैं परेशान था तो मुझे लगा तुम मेरे साथ नहीं हो। क्या मैं गलत समझा? यहाँ आज की बात हो रही है न कि हमेशा की। यह छोटा सा बदलाव बहस की दिशा बदल देता है। 4. बी विलिंग टू एंगेज। चौथा सिद्धांत बहुत ही मूल्यवान है, बहस से भागो मत। सिक्योर लोग टकराव से डरते नहीं हैं। उन्हें पता है कि अगर आज हम बात नहीं करेंगे तो कल ये बात और बड़ी होकर फूटेगी। अवॉइडेंट टाइप के लोग अक्सर अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। वो कहेंगे अभी मूड नहीं है या इस बारे में बात करके क्या फायदा। लेकिन सिक्योर लोग उस डिस्कम्फर्ट को फेस करते हैं क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते की परवाह होती है। एक सिक्योर व्यक्ति बातचीत के लिए तैयार रहता है। वो खुलकर शांत दिमाग से बिना बचाव के बात करता है, और अगर बहस गर्म हो जाए तो भी वो वापस आता है और कहता है शायद बात गलत दिशा में चली गई, चलो फिर से कोशिश करते हैं। 5. इफेक्टिवली कम्युनिकेट फीलिंग्स एंड नीड्स। पांचवा और सबसे जरूरी सिद्धांत अपनी भावनाएं और जरूरतें साफ साफ और सीधे शब्दों में रखना। अक्सर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला बिना कहे हमें समझ ले, लेकिन सिक्योर लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक गिफ्ट है, गेसिंग गेम नहीं। वो कहेंगे जब तुम मुझे कॉल किए बिना देर से आते हो तो मुझे अकेलापन महसूस होता है। मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को बताएं कि कहाँ है। यह सीधी, रिस्पेक्टफुल और हॉनेस्ट बात है। अनसिक्योर लोग इनडायरेक्ट सिग्नल्स देते हैं, सार्केज्म इस्तेमाल करते हैं या साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन ऐसा करने से प्रॉब्लम नहीं सुलझती, बस कंफ्यूजन और रिजेंटमेंट बढ़ता है। अब इन 5 सिद्धांतों को अपनाना आसान नहीं होता, खासकर जब हम एंग्शियस या अवॉइडेंट अटैचमेंट पैटर्न में बड़े हुए हों, पर यह सीखा जा सकता है। और जब हम इसे सीखते हैं तो रिश्तों में स्टेबिलिटी, कनेक्शन और हैप्पीनेस अपने आप बढ़ जाती है। लेखक बताते हैं कि सिक्योर अटैचमेंट सिर्फ एक पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, यह एक माइंडसेट है, एक प्रैक्टिस है। जब हम हर दिन, हर बहस, हर डिसएग्रीमेंट को इस नजरिए से देखते हैं कि हम कैसे मिलकर इसे सुलझाएं, तो हमारा रिश्ता गहराता है। और सबसे खास बात, जब दोनों पार्टनर इस अप्रोच को अपनाते हैं तो वे सिर्फ समस्याएं सुलझाते नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ इमोशनली ग्रो भी करते हैं। तो इस अध्याय का सार यही है, सिक्योर होना मतलब है
डर को नकारना नहीं बल्कि उसे समझकर उस पर संवाद करना। और जब आप इन 5 सिद्धांतों को रिश्ते में लागू करते हैं तो न सिर्फ बहसें सुलझती हैं बल्कि प्यार भी गहराता है। रिश्तों की दुनिया जो बाहर से दिखने में बेहद सरल लगती है, अंदर से उतनी ही जटिल होती है। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और जैविक अनुभव है। यही बात हमें अटैच्ड सिखाता है। आमिर लेविन और रेचल हेलर की यह किताब न सिर्फ रोमांटिक रिश्तों को समझने का एक नया नजरिया देती है बल्कि हमारे अंदर चल रहे अनजाने डर, उम्मीदों और आदतों को भी आईने की तरह हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। इस सफर में हमने जाना कि रिश्तों में हमारी खुशी या असफलता कोई इत्तेफाक नहीं होती बल्कि यह हमारे अटैचमेंट स्टाइल से जुड़ी होती है, वो शैली जो हमारे बचपन, अनुभवों और दिमाग की संरचना से बनती है। किताब के जरिए हमने 3 मुख्य अटैचमेंट स्टाइल्स को समझा: एंग्शियस, अवॉइडेंट और सिक्योर। एंग्शियस व्यक्ति अपने साथी की नजदीकी को लेकर बार बार चिंतित रहता है, हर बात में आश्वासन चाहता है और अक्सर रिजेक्शन के डर से जूझता है। वहीं अवॉइडेंट व्यक्तित्व ऐसा होता है जो ज्यादा नजदीकी से घबराता है, कमिटमेंट से भागता है और भावनात्मक दूरी बनाए रखना चाहता है। इन दोनों के उलट सिक्योर स्टाइल सबसे संतुलित होता है, जो भरोसे, सहारे और स्पष्टता से भरा होता है। यह न तो जरूरत से ज्यादा क्लिंगी होता है और न ही बेवजह दूरी बनाता है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ लेबल्स नहीं देती बल्कि रास्ता दिखाती है। यह बताती है कि हम चाहे किसी भी अटैचमेंट स्टाइल से हों, बदलाव संभव है। अगर आप एंग्शियस हैं तो आपको यह समझाया जाता है कि कैसे आप अपनी जरूरतें साफ शब्दों में जाहिर कर सकते हैं और अपने साथी के रिस्पॉन्सेस को सही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आप अवॉइडेंट हैं तो आपको यह सिखाया जाता है कि कैसे वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं बल्कि इंटीमेसी का पुल है। और अगर आप सिक्योर हैं तो यह किताब आपको एम्पावर करती है कि आप अपने साथी के लिए एक भावनात्मक लंगर बन सकें। इसके अलावा किताब कुछ बेहद प्रैक्टिकल टूल्स भी देती है, जैसे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए सिक्योर प्रिंसिपल्स और ब्रेकअप को समझने के लिए अटैचमेंट लेंस का इस्तेमाल। इन सभी पहलुओं का मकसद एक ही है, आपको एक ऐसा प्रेम जीवन देना जो स्थिर, ईमानदार और पोषित करने वाला हो। एक और बात जो इस किताब को खास बनाती है वो है इसकी भाषा और प्रेजेंटेशन। यह किताब न तो भारी मनोवैज्ञानिक शब्दों में उलझती है, न ही आपको दोष देती है। यह आपको जेंटली आपकी कमजोरियों से रूबरू कराती है और साथ ही बताती है कि कैसे आप उन पर काम कर सकते हैं। यह जजमेंटल नहीं है बल्कि एम्पावरिंग है। तो आखिर में अटैच्ड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक तरह का रिलेशनशिप मैनुअल है जो आपको यह सिखाता है कि आप अपने रिश्तों में ज्यादा प्यार कैसे ला सकते हैं, लेकिन सही ढंग से। यह उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो सच्चे, स्थायी और फुलफिलिंग रिश्ते चाहते हैं, खासकर आज के उस दौर में जहां लोगों के बीच कनेक्शन बढ़ता जा रहा है लेकिन इंटीमेसी कम होती जा रही है। अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि आप हमेशा गलत पार्टनर चुनते हैं, अगर आप खुद को बार बार एक जैसे रिश्ते में फंसा हुआ पाते हैं, या अगर आप अपने रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अटैच्ड आपके लिए है। आइए इस किताब की आखिरी सीख के साथ इस सफर को पूरा करें। आप प्यार पाने के काबिल हैं, लेकिन सच्चा प्यार तभी आएगा जब आप अपने आप को जानेंगे, समझेंगे और उसी समझ के साथ दूसरों से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस जर्नी। अगर आपको ये किताब सार्थक लगी हो तो जरूर इसे अपनी जिंदगी में लागू करें, अपने पार्टनर के साथ इसे डिस्कस करें, अपने पैटर्न्स पर गौर करें और सबसे जरूरी, खुद के साथ दयालु रहें, क्योंकि एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से ही होती है।